हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 2 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। ये हमारी लेसन नंबर 1 यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर आखिरी वीडियो होने वाली है, जहां हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। सिर्फ पहला टॉपिक क्या होगा, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, यानी कि हम यहां तो टॉपिक एक ही डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज। जो हमने मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज डिस्कस करी हैं उसके बेनिफिट क्या क्या है, वहां पे दो चीज डिस्कस करेंगे हम। दो टॉपिक कौन कौन से, एक तो ए पॉइंट होगा हमारा स्टेबलाइजिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि हम इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्टेबलाइज कैसे कर सकते हैं। दूसरा स्टेबलाइजिंग इन्फ्लेशन प्राइस स्टेबिलिटी, यानी कि हम इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब एक एक करके इन दोनों टॉपिक को डिस्कस करेंगे और ये हमारा इस चैप्टर का आखिरी कंसेप्ट होगा, ठीक है। और जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। और हम शुरू करते हैं कंसेप्ट आज का। तो उसके लिए पहले आपको कुछ चीज समझनी पड़ेगी। जैसे कि हमने समझा अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि कुछ रिसोर्सेज, कुछ लेबर जिनको जॉब नहीं मिल पा रही है, ठीक है, यानी कि जो बेरोजगार बैठे हुए हैं। तो एक सिंपल सी बात है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट रहेगी तो आउटपुट का लेवल भी कम जनरेट होगा, और आउटपुट का लेवल कम जनरेट होगा तो ग्रोथ भी कम होगी। ये सब हम डिस्कस कर चुके थे प्रीवियस वीडियोस में यहां तक। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट के कुछ टाइप्स होते हैं, वो टाइप्स डिस्कस करना शुरू करते हैं आज की वीडियो के अंदर। अब वो टाइप कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले डिजायर्ड एंड अनडिजायर्ड, ठीक है, यानी कि डिजायर्ड एम्प्लॉयमेंट क्या होती है और अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, और अनडिजायर्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है। तो डिजायर्ड का मतलब क्या होता है, जो अपने इच्छा से बेरोजगार हो। अब अपने इच्छा से बेरोजगार होने का मतलब पता है क्या होता है, मतलब क्या, एक पर्सन जिसके पास एबिलिटी है, ठीक है, पर वो काम करना नहीं चाहता, मतलब एबिलिटी तो है पर काम करना नहीं चाहता, ठीक है, और इसको काम भी मिल रहा है, वर्क अवेलेबल है, इसके लिए वर्क अवेलेबल है। इसको हम क्या बोलते हैं, डिजायर्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि अपनी इच्छा से बेला हूं, अपनी इच्छा से बेरोजगार हूं, में काम करने की इच्छा ही नहीं है, फोन चलाने का मन करता है पूरे दिन। ऐसे पर्सन होते हैं ये वाले, जिनके पास प्रॉपर एबिलिटी है, काम करने की शक्ति दे रखी है भगवान ने, स्किल है प्रॉपर काम करने की, ठीक है, उनके लिए काम अवेलेबल भी है उनके स्किल के हिसाब से, लेकिन वो निकम्मे काम ही नहीं करना चाहते। तो वो हो गया हमारा यहाँ पे क्या, इसको हम लोग बोलते हैं डिजायर्ड अनएम्प्लॉयमेंट या फिर वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन एक होता है इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट या फिर अनडिजायर्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्यों, क्योंकि इनके पास देखो, इनके पास एबिलिटी भी है, डिजायर भी है, यानी कि इच्छा है काम करने की, यानी कि काम करने की इच्छा है, डिजायर टू वर्क है इनके पास, लेकिन इनके लिए काम अवेलेबल नहीं है, वर्क अवेलेबल नहीं है। इसको हम बोलते हैं इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहां तक तो क्लियर हो गया होगा, दो टाइप डिस्कस किए, वॉलंटरी और डिजायर्ड अनएम्प्लॉयमेंट किसको बोलते हैं, यानी कि ऐसे लोग जिनके पास प्रॉपर स्किल है काम करने की, ठीक है, उनके लिए काम भी अवेलेबल है मार्केट के अंदर, पर वो काम करना नहीं चाहते। फिर है हमारे पास इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि जिनके पास काम करने की शक्ति है, स्किल है प्रॉपर, डिजायर भी है इनके अंदर काम करने की, मतलब काम करना चाहते हैं पर उन्हें काम नहीं मिल रहा है। तो ये हो गया हमारा इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये हो गया। इसके अलावा एक टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट और होता है, वो होता है स्ट्रक्चरल। होता तो वैसे सीजनल भी है, सीजनल मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। सीजनल का मतलब होता है कुछ लोग है ना, वो एम्प्लॉयड होते हैं सिर्फ सीजन्स में, जब उसके ऊपर सीजन होता है। सपोज करो किसी को अब आइसक्रीम बेचनी पसंद है, अब आइसक्रीम बेचनी पसंद है, तो भाई आइसक्रीम जो है ज्यादातर लोग जो गर्मी के मौसम में बेचते हैं, गर्मियों के मौसम में कंज्यूम करते हैं क्योंकि ठंडी चीज है, तो सिंपल सी बात है वो सिर्फ एक सीजन में ही क्या है, एम्प्लॉयड है, बाकी टाइम पे एम्प्लॉयड नहीं है। उसको हम बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, कि कुछ लोग सिर्फ कुछ ही सीजन्स में हायर किए जाते हैं, उसके बाद उनकी हायरिंग नहीं होती है। सपोज करो कोई एसी ठीक करने वाला है, कोई रेफ्रिजरेटर ठीक करने वाला है, तो इन सबकी डिमांड ज्यादा कब होती है, गर्मियों के मौसम में, क्योंकि गर्मियों के मौसम में एसी यूज करते हैं, फ्रिज यूज करते हैं, ठंड में कौन इतना यूज करता है, तो ठंड में इनकी जो है ना वो बेरोजगारी शुरू हो जाती है, इसको बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खतरनाक टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो बात में ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है क्या। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या है, जब इंडस्ट्री में कोई मेजर चेंज आ जाए, ठीक है, कोई स्किल का चेंज आ जाए जिसकी वजह से बहुत सारे लोग एक ही टाइम पे बेरोजगार हो जाए।
जैसे मैं कोई एग्जांपल देता हूं, जैसे कुछ टाइम पहले अंग्रेज आए थे इंडिया के अंदर, है ना। अंग्रेजों ने जितने भी हमारे ये पीजेंट वगैरह थे, पीजेंट बोलो या फिर जो हमारे आर्टिस्ट वगैरह थे जो पोट्री वगैरह करते थे, उन सबकी जॉब खराब कर दी। खराब क्यों कर दी? वो लोग बेचारे हाथ से चूड़ी वगैरह बनाते थे, हाथ से बाकी बर्तन वगैरह बनाते थे, लेकिन ये लोग मशीन से ले आए, इन लोगों ने सारे काम मशीन से करना शुरू कर दिए। अब लोगों को मशीन की चीज जो है पसंद आने लग गई, तो लोगों ने इनकी डिमांड बंद कर दी। इसी को बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब मार्केट में कुछ ऐसी टेक्निक आ जाना जिसकी वजह से पुराने जो लोग हैं वो क्या हो जाएंगे, जॉबलेस हो जाएंगे। उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे बोल चलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे आजकल देखो आप, आजकल एआई का जमाना आ रहा है, ज्यादा चीजें एआई खुद परफॉर्म कर रहा है। हुआ क्या, जब एआई एक अच्छे लेवल डेवलप हो जाएगा तो जब ज्यादातर लोगों की एआई जो है वो काम करने शुरू कर देगा तो उन लोगों की जॉब चली जाएगी। तो वही सेम चीज है, उसी को हम बोलते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। और क्यों बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट? क्योंकि यहाँ पे एक इंडस्ट्री के या फिर इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में चेंज आता है, जिसकी वजह से ज्यादातर लोगों की जो जॉब है चली जाती है, यानी कि ज्यादातर लोग जॉबलेस हो जाते हैं। ठीक है, अब समझते हैं यहां पे क्या करके। तो स्टेबलाइजिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो हमें बात किसके ऊपर करनी है? ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, इसमें टॉपिक है स्टेबलाइजिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी। हम इकोनॉमिक एक्टिविटी को कंट्रोल स्टेबलाइज कैसे कर सकते हैं? तो देयर आर टू प्राइमरी रीजंस, दो प्राइमरी रीजंस है यहां पे किस चीज के, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बिगड़ने के। पहला, हाई अनएम्प्लॉयमेंट कॉजेज मच ह्यूमन मिजरी। अब जो हाई अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी ज्यादातर जो लोग अनएम्प्लॉय होंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, इकोनॉमी जो है उसकी ग्रोथ पूरी कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि भाई जब इतने लोग बेरोजगार हैं, इतने सारे रिसोर्सेज हैं जिनको हम यूज ही नहीं कर पा रहे, तो हम जो है एक्चुअल में जो लेवल ऑफ आउटपुट जनरेट कर सकते हैं, जो पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट जनरेट कर सकते हैं, हम कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि ज्यादातर लोगों को जॉब नहीं मिल रही। अगर उन्हें जॉब मिल जाती तो आउटपुट जरूरत से ज्यादा जनरेट होता, जिसका बेनिफिट कंट्री की ग्रोथ करने में या फिर इकोनॉमिकली ग्रोथ करने में यूज होता। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या आता है यहाँ पे, हाई अनएम्प्लॉयमेंट लीव्स वर्कर्स, फैक्ट्रीज एंड अदर रिसोर्सेज आइडल, रिड्यूसिंग आउटपुट। तो हाई अनएम्प्लॉयमेंट जब रहेगी तो वर्कर्स बेचारे खाली बैठे रहेंगे, काम नहीं मिलेगा तो आउटपुट ज्यादा जनरेट नहीं होगा, फैक्ट्रीज बंद हो सकती हैं, अदर रिसोर्सेज आइडल, सारे रिसोर्स खाली बच जाएंगे, रिड्यूसिंग आउटपुट। इनका मेन फिर कारण क्या बनेगा, इनका मेन कंसीक्वेंस होगा आउटपुट रिड्यूस हो जाएगा। यानी कि चलो हम डिस्कस करते हैं आगे का टॉपिक। तो मैं क्या डिस्कस कर रहा था, द इकोनॉमी इज बेटर ऑफ विद अ स्मॉल लेवल ऑफ फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। यानी कि इकोनॉमी में है ना दिक्कत नहीं आएगी जब तक कुछ स्टेप पे हमें फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती है। तो मतलब ये तो हमने डिस्कस ही नहीं किया। आपने डिजायर्ड अनएम्प्लॉयमेंट बताया, अनडिजायर्ड बताया, इनवॉलंटरी बताया, वॉलंटरी बताया, स्ट्रक्चरल बताया, लेकिन ये फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि जब कोई पर्सन सिर्फ कुछ टाइम के लिए अपने आप को बेरोजगार रखता है, किस चीज के लिए? अपने आप को अपडेट करने के लिए। सपोज करो मुझे अपनी स्किल अपडेट करनी है, मुझे कुछ बढ़िया करना है, मुझे कुछ स्किल सीखनी है ताकि मैं अपने आप की जॉब को अपडेट कर पाऊं, या फिर कुछ पढ़ना चाहता हूं मैं ताकि मैं एक बेटर जॉब की तरफ या फिर बेटर ऑप्शन की तरफ शिफ्ट कर पाऊं। तो उसके लिए मैं कुछ टाइम के लिए अपनी जॉब को छोड़ूंगा, उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हुआ? जब हम सिर्फ कुछ टाइम के लिए अपनी स्किल्स को अपडेट करने के लिए क्या है, बेरोजगार है या फिर अनएम्प्लॉयड है, उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो जो इकोनॉमी है वो अच्छा परफॉर्म करेगी अगर कुछ स्मॉल लेवल में फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है भी तो, which occurs because workers and firms need time to make suitable matches। क्योंकि इस टाइम पे वर्कर्स और जो फर्म्स है ना वो सुटेबल मैच करना चाहते हैं। क्योंकि हर कोई पर्सन, चाहे कोई सिंगल एम्प्लॉय, वो भी क्या चाहता है कि हम जो है अपनी स्किल को क्या करें, अपडेट करें। और वो अपनी स्किल को अपडेट क्यों करना चाहते हैं? ताकि वो एक बेटर जॉब की तरफ या बेटर ऑप्शन की तरफ, ताकि अपनी प्रमोशन कर सके, कि अपनी प्रमोशन पा सके। तो उन चीजों के लिए लोग जो है वो कुछ टाइम के लिए अनएम्प्लॉयड रहते हैं। उसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। अगला पॉइंट क्या आता है, वन डिजायरेबल। तो वन अनडिजायरेबल बट परपेचुअल सोर्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। इनके सबसे खतरनाक अनएम्प्लॉयमेंट कौन सा है? स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। क्यों होता है देखो, अ मिसमैच बिटवीन जॉब रिक्वायरमेंट। क्योंकि यहाँ पे मिसमैच देखने को मिलता है एक जॉब रिक्वायरमेंट के बीच में, यानी कि जॉब को जो सी स्किल चाहिए वो नहीं है आप लोगों के पास, एंड द स्किल्स अवेलेबिलिटी ऑफ लोकल वर्कर्स। यानी कि इंडस्ट्री में, मार्केट में, इकोनॉमी में कुछ ऐसा शिफ्ट आया जिसकी वजह से बहुत से लोगों की एक ही टाइम पे जॉब चली गई, क्योंकि स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया। और उसके अकॉर्डिंग जिन वर्कर्स ने या फिर जिन एम्प्लॉइज ने अपने आप को
चेंज कर लिया था, स्किलफुल बना लिया था, उनकी जॉब तो रह गई, लेकिन जो अपने आप को स्किलफुल नहीं कर पाए वो मार्केट से, इकोनॉमी से बाहर हो गए। ऐसे बहुत से एग्जांपल हैं, ठीक है, जैसे कि मैंने अभी भी एग्जांपल दिया था पोल्ट्री वगैरह का, या फिर आप आजकल ये एग्जांपल देख सकते हो कि आजकल क्या हो रहा है कि एआई जो है वो ज्यादा चीजें कर रहा है, और जब एआई ज्यादा चीजें करेगा, जो एआई खुद मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है और ह्यूमन बीइंग से फालतू एफिशिएंट है, तो अगर ह्यूमन बीइंग एक से ज्यादा स्किल्स पे अपने आप को कैपेबल नहीं बना पाए, ठीक है, एम्प्लॉयड नहीं बना पाए, तो वो उनको आगे जाके जॉब मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। यानी कि आगे आने वाले टाइम में जॉब उन्हीं को मिलेगी जिनका स्किल सेट काफी स्ट्रांग होगा, ठीक है, जो काफी स्किलफुल पर्संस होंगे, जिनको मल्टीपल टास्किंग आती है कि वो चीजें कैसे की जाती हैं, वो सब जो है आगे जाके एम्प्लॉयड रहेंगे, बाकी सब क्या हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, अगर एआई कंप्लीटली डेवलप हो जाता है, जैसे कि होने की कोशिश भी कर रहा है और लोग भी कर रहे हैं कि एआई फटाफट डेवलप हो ताकि काम को थोड़ा सा और आसान बनाया जा सके। तो यहां पे क्या हुआ, जॉब रिक्वायरमेंट में और जो स्किल थी और जो अवेलेबिलिटी थी लोकल वर्कर्स की, वो यहां पे क्या हो गई, मिसमैच हो गई, जिसकी वजह से स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट आ गया, और ये होता है खतरनाक टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। खतरनाक क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पे एक साथ मल्टीपल लोगों की जॉब चली जाती है। अगला पॉइंट हमारे पास क्या था, दूसरा पॉइंट, मॉनेटरी पॉलिसी हैज लिमिटेड इंपैक्ट ऑन बोथ फ्रिक्शनल एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका लिमिटेड इंपैक्ट होता है किन चीजों पे, चाहे वो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हो। यानी कि मैं कह सकता हूं कि जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है वो ज्यादा अफेक्ट नहीं करती। चलो अब आगे डिस्कस करते हैं। तो अगला पॉइंट हमारे पास क्या आता है नोट के अंदर, नोट के अंदर जो हमारा अगला पॉइंट आ रहा है, पॉलिसी मेकर्स टारगेट एन अनएम्प्लॉयमेंट रेट अबव जीरो। अब जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो टारगेट करते हैं कि एक अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो अबव जीरो, जीरो से ऊपर हो, दैट इज कंसिस्टेंट विद द मैक्सिमम सस्टेनेबल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब पॉलिसी मेकर्स भी नहीं चाहते कि फुल एम्प्लॉयमेंट हो, पर वो चाहते हैं पोटेंशियल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि देखो अगर एक टाइम पीरियड के लिए, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए सब लोगों को जॉब प्रोवाइड कर भी दी जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो सस्टेन करना बहुत ही मुश्किल होता है, जिसकी वजह से पॉलिसी मेकर क्या चाहते हैं कि बेशक जीरो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ना हो, जीरो से थोड़ा ऊपर हो, मतलब पोटेंशियल लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो सिर्फ होना चाहिए कि जितना जरूरी है। क्योंकि एक सिंपल सी बात है भाई, आप किसी भी कंट्री को फुल एम्प्लॉयमेंट पे कैसे लेके जा सकते हो, कुछ लोग तो काम ही नहीं करना चाहते, अब उस जबरदस्ती तो करोगे नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि जब कुछ लोगों की इच्छा ही नहीं है काम करने की तो लोग रहेंगे अनएम्प्लॉयड, ठीक है। पर ऐसा हो कि जिनकी इच्छा है काम करने की और वो स्किलफुल भी है, दोनों चीज, इच्छा भी है काम करने की, अब सिर्फ इच्छा से काम नहीं मिलता ना, पर्सन को कोई स्किल भी होनी चाहिए, या तो स्किल करो या फिर मजदूरी करे, फिर वो तो स्किल हो, और तब उसे काम जरूर है कि वो मिलना चाहिए, ऐसी इकोनॉमी होना बहुत जरूरी है। तो वही चीज यहां पे है। तो पॉलिसी मेकर्स टारगेट एन अनएम्प्लॉयमेंट रेट अबव जीरो, जीरो से ऊपर हो, दैट इज कंसिस्टेंट विद द मैक्सिमम सस्टेनेबल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो एक कंसिस्टेंट लेवल रहेगा, सस्टेनेबल लेवल रहेगा, यानी कि उसको हम आज भी परफॉर्म कर पाएंगे और आने वाले टाइम में भी उस लेवल को मेंटेन कर पाएंगे, एट विच देयर इज नो टेंडेंसी फॉर इन्फ्लेशन। अब यहां पे इन्फ्लेशन का भी कोई रोल नहीं होगा टू इंक्रीज, इन्फ्लेशन भी नहीं बढ़ेगी। दिस लेवल इज कॉल्ड द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इसी को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कि अब जो है अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ नेचुरल रेट की है, सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं, कुछ इसलिए अनएम्प्लॉयड हैं क्योंकि उनके पास उनकी काम करने की इच्छा नहीं है, एबिलिटी तो है उनके पास, काम करने की स्किल्स भी है पर वो काम नहीं करना चाहते। दूसरे लोग इसलिए अनएम्प्लॉयड, उनके पास स्किल्स ही नहीं है प्रॉपर ताकि वो काम कर पाए, तो इसलिए अनएम्प्लॉयड है। तो ये कुछ रीजंस होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट होने के। इसके बाद अचीविंग द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज इक्विवेलेंट टू स्टेबलाइजिंग द इकोनॉमी। तो जो जब हम नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट अचीव कर लेते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं कि हमने स्टेबिलिटी बना ली है अपनी इकोनॉमी के अंदर, मतलब वही जो है वो इक्विवेलेंट होता है स्टेबलाइजिंग द इकोनॉमी के। अगला पॉइंट क्या है, एट द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अगर मैं बात करूं नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की, द इकोनॉमी मूव्स टू इट्स नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट। तो इकोनॉमी कहां मूव करती है, नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट पे, विच इज पोटेंशियल आउटपुट, जो हमारे लिए क्या बनता है, पोटेंशियल आउटपुट बनता है। अगला पॉइंट हमारे पास क्या बनता है यहाँ पे, मॉनेटरी पॉलिसी दैट स्टेबलाइजेस अनएम्प्लॉयमेंट अराउंड द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो जो नॉइस आ रहा है उसको थोड़ा अवॉइड कर देना, ठीक है, वो मोटर ऑन कर दिया किसी ने, तो नॉइस अवॉइड कर देना। तो मॉनेटरी पॉलिसी दैट स्टेबलाइजेस अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, तो जो भी मॉनेटरी पॉलिसी है वो स्टेबलाइज करते हैं किसको, अनएम्प्लॉयमेंट को, अराउंड द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट तक विल आल्सो स्टेबलाइज आउटपुट अराउंड द पोटेंशियल आउटपुट।
तो वो आउटपुट को भी पोटेंशियल आउटपुट पे रखती है, विच इज व्हाट वी रेफर द स्टेबलाइजिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसके जरिए हम जो है स्टेबलाइज करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी को। मतलब सिंपल सी बात क्या है, जब आप नेचुरल रेट पे अनएम्प्लॉयमेंट रखोगे तो आउटपुट भी नेचुरल रेट का ही जनरेट होगा, क्योंकि हम सब जानते हैं जिस लेवल पे हम रिसोर्सेज को एम्प्लॉयड करते हैं आउटपुट भी उसी लेवल पे जनरेट होता है इकोनॉमी के अंदर। अगर सिंपल सी बात है, अगर अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है तो आउटपुट भी कम जनरेट होगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम है यानी कि लोग फालतू इन्वॉल्व पे काम करने में, तो आउटपुट भी ज्यादा जनरेट होगा, ठीक है। और अगर नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है तो नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट भी रहेगा, जिसको हम फ्यूचर में सस्टेन भी कर पाएंगे, यानी कि वो आउटपुट लेवल हम फ्यूचर में मेंटेन्ड रख सकते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास क्या आता है, स्टेबलाइजिंग इन्फ्लेशन, यानी कि भाई इन्फ्लेशन महंगाई कैसे कंट्रोल होगी, ठीक है। तो प्राइस स्टेबिलिटी भी क्या है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। अब क्या होता है इसमें वो समझते हैं। तो चाहे कंज्यूमर्स हो, यानी कि जो भाई चीजों को बाय करते हैं सेटिस्फैक्शन पर्पस के लिए, चाहे बिजनेसेस हो चाहे गवर्नमेंट हो, स्ट्रगल टू इंटरप्रेट द इंफॉर्मेशन कन्वेड बाय रैपिडली चेंजिंग प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो ये तीनों ही परेशान रहते हैं इस चीज से कि गुड्स के प्राइस इतनी रैपिडली चेंज कैसे हो रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं, कैसे घट रहे हैं। वैसे इन्फ्लेशन वैसे बढ़ता है प्राइस, यानी कि प्राइस लगातार ग्रो क्यों कर रहा है, इतने से क्यों बढ़ रहा है। तो कंज्यूमर ही परेशान है, महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है, प्रोड्यूसर ही परेशान है क्योंकि फैक्टर प्रोडक्शन इसे भी तो महंगे पड़ेंगे, और गवर्नमेंट ही परेशान है उसी को कंट्रोल करने के लिए। अब ग्रेटर अवेयरनेस ऑफ दीज कोस्ट, जो ग्रेटर अवेयरनेस है इस कोस्ट की, हैज इंक्रीज द नंबर ऑफ सेंट्रल बैंक्स दैट परस्यू अ पॉलिसी ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी, ठीक है। तो वो जो बैंक है, सेंट्रल बैंक्स है, वो पॉलिसीज लॉन्च करती है प्राइस स्टेबिलिटी को लेके, डिफाइंड एज लो एंड स्टेबल इन्फ्लेशन, कि भाई इन्फ्लेशन तो रहेगा, महंगाई तो रहेगी, ठीक है, महंगाई हमेशा से थी, हमेशा रहेगी, लेकिन एक स्टेबल लेवल तक रहे तो बहुत अच्छा है। यू नाउ कि हर साल दुगनी हो गई, तिगनी हो गई, फिर तो भाई इकोनॉमी जो है पूरी घटिया लेवल पे काम कर रही है। तो इन्फ्लेशन तो रहेगा पर वो एक लो लेवल पे हो और स्टेबल लेवल पे हो, वो बहुत जरूरी है। और सेंट्रल मॉनेटरी पॉलिसी गोल इनका यही होता है। मतलब सेंट्रल बैंक जो भी हैं, जो भी हमारी गवर्नमेंट के बैंक है, एसबीआई हो फिर बाकी बैंक हो, इनका काम ही होता है कि वो ऐसी पॉलिसीज बनाए कि जिसके जरिए इन्फ्लेशन हमेशा क्या रहे, इकोनॉमी के अंदर कंट्रोल में रहे। अगला पॉइंट क्या आता है, सेंट्रल बैंक्स मस्ट सेट इन्फ्लेशन ऑब्जेक्टिव। सेंट्रल बैंक जो है वो इन्फ्लेशन ऑब्जेक्टिव भी डिफाइन करते हैं विद ग्रेट केयर, बहुत ही ध्यान से। एमिंग फॉर जीरो इन्फ्लेशन इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ नेगेटिव इन्फ्लेशन। तो जीरो इन्फ्लेशन तो जो है ना वो इंक्रीज कर देता है रिस्क किसका, नेगेटिव इन्फ्लेशन का। वो ये नहीं करते, ये कहते हैं इन्फ्लेशन रहने दो, पर कैसा होना चाहिए, बिल्कुल लो और स्टेबल रहे, रैपिडली फ्लक्चुएट ना करे और लो लेवल पे इंक्रीज हो। इतने बड़े लेवल पे इंक्रीज ना हो कि कंज्यूमर्स जो है वो चीजों को खरीद ही ना कर पाए, अफोर्ड ही ना कर पाए। इसके बाद एमिंग फॉर जीरो इन्फ्लेशन इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ नेगेटिव इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन व्हिच इंट्रोड्यूसेस परनीशियस प्रॉब्लम ऑन इट्स ओन। तो वो लोग जीरो इन्फ्लेशन पे ध्यान नहीं देते, वो ध्यान देते हैं लो इन्फ्लेशन पे और स्टेबल इन्फ्लेशन पे। क्योंकि अगर जीरो इन्फ्लेशन की कोशिश करी या फिर लो इन्फ्लेशन की कोशिश करी तो हो सकता है वो डिफ्लेशन में चेंज हो जाए, और डिफ्लेशन फिर से क्या बन जाएगी, एक नई प्रॉब्लम बन जाएगी। यानी कि इन्फ्लेशन भी प्रॉब्लम है, डिफ्लेशन भी प्रॉब्लम है। तो इसलिए हमें कुछ बीच का रास्ता ढूंढना पड़ता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम, कि ना तो इकोनॉमी में ज्यादा इन्फ्लेशन हो ना ही फालतू डिफ्लेशन हो, कुछ बीच का रास्ता हो, सेम सारे एक्सट्रीम कंडीशंस में ना जाए। ना तो महंगाई इतनी हो जाए कि लोगों के लिए चीजें क्या हो जाए, अनअफोर्डेबल हो जाए, लोग चीजों को बाय ना कर पाए, ठीक है, बेचारे भुखमरी से मर जाएंगे, ठीक है। और इतनी सस्ती भी नहीं होनी चाहिए कि प्राइस बिल्कुल डाउन हो जाए कि प्रोड्यूसर जो है वो प्रोडक्शन ही बंद कर दे लॉस की वजह से। तो दोनों चीजें जो है वो इकोनॉमी के लिए काफी बुरी कंडीशंस होती हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी बनाती है कि इनके बीच बीच में रहेंगे, ना फालतू इन्फ्लेशन होगा ना फालतू डिफ्लेशन होगा। इन्फ्लेशन को भी फ्लक्चुएट होने से रोकेंगे और डिफ्लेशन आने से भी रोकेंगे। तो ये था हमारा आज की वीडियो कंसेप्ट। उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि हम जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी को कैसे स्टेबलाइज करते हैं, दूसरा प्राइस को कैसे कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। तो लास्ट में थोड़ी सी सही होगी, उसकी असुविधा के लिए खेद है, ठीक है। मिलेंगे अगली वीडियो में। अब जिस बच्चों को जो भी उतारना उतार सकता है, मैं उतारूं बोर्ड के सामने से। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं उतारूं बोर्ड के सामने से।